मेरी कंवारी नंद बहुत नेक और परहेजगार थी। वो जिस भी शादीशुदा औरत को शौहर के दांत के नीचे रखने के लिए इलायची देती तो इसका शौहर इसका गुलाम बन जाता। दूर दूर से इसके पास औरतें आती। मुझे नंद पर शक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन राज जानने के लिए चुपके से नंद के कमरे से एक इलायची चुरा कर ले आई और खुद ही खा ली। तो मैं गहरी नींद सो गई, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम समरीन है। मैं जिस घराने में ब्याह कराई वहाँ फकत मेरी एक नंद और शौहर ही रहता था। मेरी सास का चंद माह कबल ही इंतकाल हो गया था, इसलिए मेरे शौहर ने शादी करने में जल्दी की, क्योंकि इनकी कंवारी बहन घर में अकेली रहती थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी ससुराली फैमिली बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मुझे इस बात की भी खुशी थी कि चलो अपनी नंद को बहनों जैसा प्यार और मान दूंगी। बेटियां जितनी देर भी अपने वालिदैन के घर रह लें, आखिर में उन्हें जाना तो ससुराल ही पड़ता है। मैं बहुत मुतमईन थी, क्योंकि शादी के पहले ही दिनों से मेरी आसिफ के साथ बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। मगर मैं अपनी नंद अलीना की वजह से बहुत मुतफक्किर थी, क्योंकि मैंने गौर किया था कि शादी की रात वो मुझसे खींची खींची सी थी। मैं दुल्हन बनी जब घर में आई तो उसने मुझसे बात करना भी गवारा न किया। उनकी पड़ोसन ही मुझे कमरे तक लाई थी। सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तब भी उसने मुझसे कलाम नहीं किया और नाश्ता बना कर रख गई थी। मुझे बहुत हैरानगी थी कि मेरी नंद ऐसा क्यों कर रही है। मैंने आसिफ से बात की तो वो बोले, जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है वो ऐसी ही चुपचाप सी हो गई है, मुझसे भी बहुत कम बातचीत करती है। तुम आ गई हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि शायद अलीना बेचारी तन्हाई के सबब ऐसी हो गई है, इसीलिए मैं उसकी दिलजोई करने की कोशिश करती रहती थी। मगर मैंने नोटिस किया था कि मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती तो मुझे रुखाई से जवाब देकर उठकर चली जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती कि वो ऐसा क्यों करती है। शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि हमारे घर में तरह तरह की औरतें आया करती थीं। मेरी नंद उन्हें अपने साथ कमरे में ले जाया करती थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो औरतें कौन थीं। अगर वो मेरे शौहर के खानदान से थीं तो मुझसे क्यों न मिलकर जाती। एक दिन मैं घर के कामों में मसरूफ थी जब एक औरत आई और बोली कि मुझे बीबी जी से मिलना है। मैं बहुत हैरान हुई कि ये बीबी जी कौन है। मैं बोली, यहाँ तो कोई बीबी जी नहीं रहती। वो औरत हंसकर बोली कि आप मजाक मत करें, दरअसल मैं उनकी दम की हुई इलायची लेकर गई थी। उनकी दुआ और अल्लाह के करम से मेरा शौहर मेरा गुलाम बन गया है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करता है। पहले तो मुझे बात बात पर मारता था, मगर जब से इलायची उनके दांत के नीचे रखी है उन्हें तो मेरे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। ये सब बातें मेरे लिए नई थीं। इतनी देर में मेरी नंद भी अपने कमरे से निकल आई थी। उसने मुझे औरत के साथ महवे गुफ्तगू देखा तो वो घबरा गई थी। मैंने भी अपनी नंद के चेहरे के जाविये देखने के लिए कहा, अलीना ये औरत किस बीबी जी से मिलने आई है। मैंने कहा भी कि हमारे घर में तो कोई ऐसी औरत नहीं है जो तवीज गंडे करती हो, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं। तभी वो औरत बोली, अरे ये ही तो हैं वो बीबी जी जिनकी वजह से मेरा उजड़ता हुआ घर फिर से बस गया है। अलीना घबरा गई और इस औरत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी। फिर वो दोनों तकरीबन घंटे बाद ही कमरे से निकली थीं। जब वो औरत घर से निकल गई तो मैंने अलीना को आड़े हाथों लिया था। मैं बोली, अलीना ये सब क्या है? ये किस किस्म की औरतें हमारे घर आती हैं? मेरी बात सुनकर अलीना चिढ़कर बोली, भाभी आपके आने से पहले ये घर मेरा और मेरे भाई का था। आपके आने के बाद मेरा इस घर से हिस्सा कम नहीं हो गया। मैं जो चाहे मर्जी करूं, मैं आपको अपने मामलात में दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं देती। मैं तो अपनी नंद की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, अलीना ये घर कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। कल को अगर तुम शादी करके इस घर से रुखसत हो गई तो भी इस घर से तुम्हें कोई बेदखल नहीं कर सकता। वो बोली, ये बात तो अपने दिल से ही निकाल दें कि मैं इस घर से शादी करके चली जाऊंगी। मैं हमेशा इस घर में रहूंगी और आपके सीने पर सांप बन के लौटूंगी। मैं तो अलीना की जहनियत देखकर दंग रह गई थी। वो कितनी अजीब सी बातें कर रही थी। खैर, जब शाम में आसिफ काम से वापस आए तो मैंने उनके साथ इस बात का जिक्र किया था। मैं बोली, आसिफ क्या आप अलीना की सरगर्मियों से वाकिफ हैं? वो मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगे। फिर बोले, समरीन क्या हुआ है मेरी बहन की सरगर्मियों को? एक बात याद रखना, कभी भूल कर भी मेरी बहन के मुतल्लिक कोई गलत बात न कर देना। ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैं तो आसिफ की बात सुनकर ही दंग रह गई थी।
نہ جانے یہ بہن بھائی میری بات کا غلط مطلب کیوں لے لیتے تھے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ خیر، ہمارے گھر میں وہی سب کچھ ہوتا رہتا تھا۔ میں صبح سے اٹھ کر گھر کے کام کاج میں جٹ جاتی تھی، جبکہ نند سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی، مگر جیسے ہی کوئی عورت ان سے ملنے آتی تو وہ جھٹ سے اپنے کمرے سے نکل آتی تھی۔ جب بھی کوئی عورت ہمارے گھر آتی تو میں جان بوجھ کر ان دونوں کے ارد گرد ہی رہتی تھی۔ میں اس وجہ سے تھوڑی دور بیٹھ کر سبزی بنانے لگتی تو کبھی کچھ اور کام کرنے لگتی، مگر میرا اصل مقصد ان کی باتیں سننا ہوتا تھا۔ اس سب کا مقصد کسی قسم کی ٹو لینا نہیں تھا، میں بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری نند کس قسم کی عورتوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اور پھر کیا ہر عورت کا کام بن جایا کرتا تھا، یا ایک آدھ عورت کسی قسم کی کوئی کمپلین بھی لے کر آتی ہے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب میں یہ دیکھتی کہ آنے والی ہر عورت میری نند کے سامنے جھکتی چلی جاتی تھی۔ ان کے وجود سے علینا کے لیے عقیدت چھلکتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ چوم کر ڈھیروں دعائیں دیتی تھی۔ میں ششو پنچ میں مبتلا تھی کہ آخر میری نند کے ہاتھ ایسا کون سا جادو لگ گیا ہے۔ مجھے فکر صرف اس بات کی تھی کہ کہیں وہ جادو کے چکروں میں تو نہیں پڑی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جادو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، بسے بجائے گھر اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کسی طرح علینا کے ساتھ دوستی کر لوں، اس لیے آج جب میں چاول بنانے لگی تو جلدی سے نند کو آواز تھی۔ میں بولی، علینا میرے کام میں ذرا مدد تو کروا دو۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس بیٹھ کر پیاز کاٹنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ علینا نے میری بات سنی تھی، میری بات کی لاج بھی رکھی تھی۔ میں بھی چاول اس کے پاس لے آئی اور چننے لگی تھی۔ میں بولی، علینا تمہیں معلوم ہے کیا کہ میری کوئی بہن نہیں تھی؟ ہمیشہ سے ہی میری بہت خواہش تھی کہ میری کوئی بہن ہوتی تو میں اس سے باتیں کیا کرتی، اس کی سنتی، کچھ اپنی کہتی۔ بھائیوں کا پیار بھی اچھا ہوتا ہے، مگر میں اپنے دل کی ہر بات تو ان سے نہیں کر سکتی تھی نا۔ اس لیے جب مجھے پتا چلا کہ آصف کی ایک بہن ہے تو مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نند کے ساتھ بہت گہری دوستی بنا کر رکھوں گی، بالکل بہنوں کی طرح مان دوں گی۔ علینا کے پیاز کاٹتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ وہ بولی، بھابھی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، تو اور کیا، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ علینا بولی، لیکن ان گزرے دنوں میں آپ نے تو مجھ سے دوستی کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ اب میں اس سے کیا کہتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تم ہی مجھ سے دور دور بھاگتی رہی ہو۔ میں ایسا نہیں کہہ سکی تھی، اس لیے بولی، علینا آج میں نے تمہیں اپنے پاس اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ وہ ایک دم بدک کر اٹھ گئی تھی۔ وہ بولی، بھابھی اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھ کر ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک بار میں نے اس تک اپنی نیک خواہشات تو پہنچا دی، باقی کی سرد برف بھی پگھل جائے گی۔ رات میں جلدی ہی سو گئی تھی کیونکہ مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ رات پیاس کی شدت سے آنکھ کھل گئی۔ پانی کا جگ دیکھا تو وہ بھی خالی تھا، کیونکہ رات جلدی سو جانے کی وجہ سے میں وہ بھی بھر نہیں پائی تھی۔ میں اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا، مجھے گھر کا گیٹ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ میں نے جلدی سے کچن کی لائٹ بند کر دی تھی، اس خوف کے تحت کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر کچن کی لائٹ جل رہی ہوتی تو وہ مجھ پر ہی حملہ آور ہو جاتا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی، میری نظریں باہر کی جانب ٹکی ہوئی تھیں۔ اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک سایہ سا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے چادر اتار دی تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی کہ اس وقت باہر سے آنے والا کوئی چور نہیں بلکہ ایک گھر کی بیٹی علینا تھی، جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، نیک ہے اور پرہیزگار ہے، جس کی تعریفیں کرتے ہوئے میرے شوہر نہیں تھکتا تھا۔ عورتیں جھک جھک کر اس کا ہاتھ چومتی تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر اسے آڑے ہاتھوں لے لوں اور پوچھوں کہ وہ رات کے اس پہر کہاں سے آ رہی ہے، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنی نند کو رنگے ہاتھوں پکڑوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک لڑکی بدنام ہو جائے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں باہر نکل آئی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر پھر ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ مجھے علینا کی ٹینشن اندر ہی اندر سے کھائے چلی جا رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر میں سو گئی تھی۔ میں کتنی دیر سوتی رہی، مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھ تب کھلی جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے علینا کھڑی تھی۔ وہ غصے سے بولی، بھابھی آپ یہاں پر گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی ہیں؟ آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ میں ساری رات عبادت میں مصروف رہتی ہوں اور صبح مجھ پر نقاہت طاری ہوتی ہے، میں گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں علینا سے پوچھوں کہ ایسی کون سی عبادت ہے جو تم گھر سے باہر جا کر کرتی ہو،
मगर मैं ऐसा वैसा कुछ न बोली, क्योंकि मैं इस मामले को बहुत एहतियात से हैंडल करना चाहती थी। इसलिए मैं उठ बैठी और बोली, अलीना माफ करना, बस आज आंख नहीं खुली। वो पाँव पटकती कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि दिन चढ़ाया था। मैं जल्दी से किचन में चली गई और काम काज में मसरूफ हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद हमारे घर एक औरत आ गई। वो अलीना के पास जाकर बैठ गई थी। कहने लगी, बीबी जी, मेरा शौहर मुझे बहुत मारता है। मेरे घर तीसरी बेटी की पैदाइश हुई है तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बीबी जी, मेरा घर बचा ले, मेरी सास मेरा घर उजाड़ने के दर पर है। अगर शौहर ने तलाक दे दी तो मुझे कोई नहीं अपनाएगा। मैं और मेरी बच्चियां दरबदर की ठोकरें खाती रहेंगी। तब मेरे कानों में अलीना की भीगी हुई आवाज पड़ी थी। वो बोली, मर्द कितने बुरे होते हैं ना, लेकिन तुम फिक्र ना करो, ये इलायची पकड़ो, मीठे में पकाकर अपने शौहर को खिला देना। वो औरत दुआएं देती हुई उठकर अपने घर चली गई। मैं बाहर निकली तो अलीना को रोते हुए पाया था। मैं बोली, अलीना क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, भाभी ये मर्द जात बुरी होती है ना, औरत को इंसान ही नहीं समझती। मैं इसकी बात से मुत्तफिक नहीं थी। मैं बोली, अलीना जैसे कुछ औरतें बुरी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ मर्द भी बुरे होते हैं, मगर हम किसी एक आध की वजह से सबको बुरा तो नहीं कह सकते ना। मेरी बात सुनकर वो एकदम गुस्से में आ गई थी और बोली, भाभी आपको तो मेरी हर बात से इख्तलाफ होता है। इससे पहले कि मैं अपनी कोई सफाई पेश करती वो उठकर चली गई। अलीना का मिजाज धूप छांव जैसा था। कभी वो बहुत अच्छी होती थी तो कभी वो बहुत बदतमीज बन जाया करती थी, मगर मैं इसके मिजाज के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर दिया करती थी। हमेशा बड़ी बनकर इसके लाड उठाती थी। जब कभी मुझे इस पर गुस्सा आ जाता और दिल करता कि अलीना के सारे करतूत इसके भाई को बता दूं, तो एकदम से मुझे ये ख्याल आ जाता कि अगर मेरी कोई भाभी मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर देती तो मेरा क्या होता। ये सब बातें सोचकर मैं चुप कर जाया करती थी। मैं हर रात अलीना का पहरा देती रहती थी कि वो फिर से कहीं जा तो नहीं रही, मगर इस रात के बाद वो घर से नहीं निकली थी। मुझे कुछ तसल्ली हो गई थी। चंद दिन बाद वही औरत हमारे घर आई थी जिसके यहाँ तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी। अब उसका शौहर तलाक देने वाला था। वो जैसे ही हमारे घर आई वो अलीना के कदमों में गिर गई थी और कहने लगी, बीबी जी मैं आपकी करामत को मान गई हूँ, अगर आप ना होती तो मुझे आज तलाक हो जाती। मैं जिस दिन आपके घर से गई उसी दिन इलायची अपने शौहर को खिला दी, फिर तो हमारी काया ही पलट गई। आपकी इलायची ने तो जादू की मानत काम किया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो दंग रह गई थी। मुझे इस चीज़ की हरगिज तवक्को नहीं थी कि इस औरत का उजड़ता हुआ घर बच जाएगा। अब मुझे तजस्सुस होने लगा कि आखिर इस इलायची में ऐसा है क्या। मैंने सोच लिया था कि मैं हर कीमत पर इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। जैसे ही शाम हुई मेरी नंद किचन में काम करने लगी थी। मैं चोरी चुपके उसके कमरे में चली गई। मैं बहुत घबराई हुई थी कि अगर अलीना कमरे में आ गई तो वो तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए मैं डरती डरती सारी चीजें चेक कर रही थी। अल्लाह का करम था कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आई। इलायची मुझे जल्दी ही मिल गई थी। मैं वो इलायची लेकर अपने कमरे में चली गई, फिर घर के कामकाज करती रही, लेकिन मुझसे रात तक का इंतजार नहीं हो रहा था। इसलिए मैं अपने कमरे में गई और इलायची उठाकर अपने दांत के नीचे रख ली। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं 7वें आसमान पर झूल रही हूँ। जी चाह रहा था कि इलायची खाती ही रहूं। अजीब तरह के चक्कर आने लगे थे मुझे। जैसे ही आसिफ घर आए वो मुझे दुनिया के सबसे ज्यादा प्यारे इंसान लगने लगे थे। मैंने उनका हाथ थाम लिया और बोली, आसिफ मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। आसिफ बोले, समरीन क्या हो गया है तुम्हें? अलीना पास खड़ी है, कुछ तो हया करो। मैं गुस्से से बोली, मैं अपने शौहर से इजहार मोहब्बत कर रही हूँ, इसमें हया की क्या बात है? आसिफ आप बहुत अच्छे हैं, देखिए आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। मैं न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। फिर मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं सो गई। सुबह आंख खुली तो हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। सर में इस कदर दर्द था कि कोई हद नहीं। मुझे बार बार मतली भी हो रही थी। मैं शावर लेने लगी कि शायद मेरी तबीयत संभल जाए। मैं कमरे से बाहर आई तो सामने ही आसिफ बैठे थे। वो मुझे गुस्से से घूर रहे थे। वो बोले, कल रात तुम्हें क्या हुआ था? मैंने एकदम अलीना की तरफ देखा था, उसके चेहरे पर इल्तिजा थी। मैं चुप कर गई। आसिफ अब मुझ पर चीख रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं चुप रही थी। आसिफ मुझ पर गुस्सा करके घर से बाहर निकल गए थे। मैं जल्दी से अलीना की जानिब बढ़ी और बोली, अलीना इस इलायची में क्या था? वो रोने लगी और बोली, भाभी इसमें मेरा इंतकाम था। मैं हैरत से बोली, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पाई। अलीना बोली, भाभी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आज से 1 साल कबल जब मैं कॉलेज जाया करती थी तब वहाँ मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगने लगा।
वो हमारे कॉलेज की कैंटीन पर काम किया करता था, मुझे चीजें डिस्काउंट पर दे दिया करता था। मुझे इल्म था कि वो भी मुझे पसंद करता है। एक दिन मैं कैंटीन से चीजें लेने गई तो उसने टिश्यू पेपर पर मुझे अपना मोबाइल नंबर लिख कर दे दिया। मेरा दिल बेतरह से धड़कने लगा था। मैंने घर जाते ही ज़ीशान को फोन किया था। तब से हमारी दोस्ती का सिलसिला निकल पड़ा था। हम सारी सारी रात फोन पर बात किया करते थे। मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो ज़ीशान मुझसे मिलने की जिद करने लगा। मैं उससे मना करती रही, मगर उसकी जिद के आगे हार मान गई थी। मैंने उसे रात गए अपने घर बुला लिया। भाई तो अपने कमरे में होते थे, जबकि अम्मी बीमार रहा करती थी। वो रात में दवा खाकर सो जाती थी तो सुबह फजर के वक्त ही उठा करती थी। वो रात बहुत हसीन थी जब मेरा महबूब मेरे सामने था। वो कहने लगा, अलीना, हम दोनों छुपकर निकाह कर लेते हैं ताकि हमारा रिश्ता हलाल हो जाए। मुझे ज़ीशान की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। वो कितना अच्छा इंसान था जो मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखता था। इसलिए हम दोनों ने छुपकर निकाह कर लिया। अब ज़ीशान हर रात हमारे घर आने लगा। हम दोनों ढेरों बातें किया करते थे। ज़ीशान चाहता था कि जब हम निकाह जैसे मुक़द्दस बंधन में बंध ही चुके हैं तो हमें अपने रिश्ते की इब्तिदा कर देनी चाहिए, जबकि मैं चाहती थी कि हम दोनों रुखसती का इंतज़ार करें। फिर ज़ीशान मेरे लिए हर रात मीठा लाया करता था। वो मीठा खाने के बाद मेरी भी वही हालत हो जाती थी जो कल रात आपकी हुई थी, यानी मैं अपने होश से बेगाना हो जाती थी। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया। मेरी रूह तब कांपी जब मुझे पता चला कि मैं हामला हो चुकी हूँ। मैंने ज़ीशान से बात की तो वो मुस्कुरा कर बोला, ये तो बहुत खुशी की बात सुनाई है तुमने मुझे। मैं बारात लाने का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन फिर वो हमारे घर नहीं आता था। मुझे हर रात कुछ मीठा खाने की ख्वाहिश होती थी। मैं जान न सकी कि ऐसा क्यों होता है। एक शब मैंने ज़ीशान को फ़ोन करके घर बुलाया तो वो हमारे घर आ गया। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी बारात कब ला रहे हो। वो बात को घुमाता रहा। मैंने पूछा कि आज मेरे लिए मीठा क्यों नहीं लाए, तो उसके चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोला, मीठा तो याद नहीं रहा, तुम ये इलायची चबा जाओ, ये भी वैसा ही काम करेगी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं जान गई थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैंने बहाना किया कि वो इलायची मैंने खा ली है, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने वो अपने पास छुपा दी थी। फिर मैंने ज़ीशान को ये कहकर वापस भेज दिया था कि जब तक तुम बारात नहीं लाओगे मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। ज़ीशान चुप कर गया था। वो वापस चला गया। अगले दिन मैं लेबोरेटरी में वो इलायची लेकर चली गई तो पता चला कि इसमें तो एक घटिया सा नशा रखा गया है। मेरी रूह कांप गई थी। उन्हीं दिनों अम्मी का इंतकाल हो गया था। मुझ पर बहुत बड़ा गम टूट पड़ा था। फिर इतने इतने मेहमान भी संभालना पड़ते थे। मुझे पता ही न चला जब मेरा हमल ज़ाया हो गया था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। मैंने फिर से ज़ीशान को फ़ोन किया और कहा कि मुझे रुखसत करके ले जाओ, तो वो हंस कर बोला, तुम जैसी लड़की जो अपने घर वालों को धोखा देकर मुझे घर पर बुला सकती है, तो फिर कल वो अपने शौहर को धोखा देकर किसी को भी बुला सकती है। मुझे तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करनी। उसने मुझे फ़ोन पर ही तलाक दे दी थी। इसके अल्फाज मेरे मुंह पर तमाचा बनकर पड़े थे। फिर मैं इसी गम में घुलती गई। मुझे मर्द जात से नफरत हो चुकी थी। हमारी एक पड़ोसन थी, उसको शौहर बहुत मारता था। मैंने वो इलायची उठाकर पड़ोसन को दे दी और कहा कि अपने शौहर के दांत के नीचे रख देना। उसने मीठे में पकाकर शौहर को दी तो शौहर उसका गुलाम बन गया। हर वक्त अपनी बीवी की शाम में कसीदे पढ़ता रहता। उसने आसपास की औरतों से भी मेरी दी हुई इलायची का जिक्र किया था। सब वो इलायची हासिल करने के लिए मेरी मिन्नत समाजत किया करती थी। मैंने उनकी मदद करने का सोचा और रात के अंधेरे में घर से निकल जाती और वो नशा खरीद कर लाती। वो इलायची में भरकर दे देती तो सबका काम बन जाता था। मैं बोली, अलीना, वो इलायची तुम मुझे भी दे देना, मैंने तुम्हारे भाई को देनी है। अलीना के चेहरे पर जर्दी फैल गई थी। वो बोली, भाभी, ये अच्छी चीज नहीं है। मैं बोली, तो फिर तुम लोगों को ये सब क्यों देती हो? वो रोने लगी थी। बोली, मैं मजबूर हूँ। मैंने अलीना से कहा कि मैं ये सब तुम्हारे भाई को बता दूंगी। अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो तो फिर तुम अब किसी को भी इलायची नहीं दोगी। जो भी तुम्हारे पास आएगा तुम उसे दुरूद शरीफ का वजीफा बताओगी। अलीना, तुम जानती हो क्या, दुरूद शरीफ हमारी सब मुसीबतों को बहा कर ले जाता है। ये बहुत मीठी सी चीज़ है। अलीना रोने लगी थी। वो बोली, मैं आज अपने इस घनौने जुर्म से तौबा करती हूँ। इस दिन के बाद अलीना ने सच में इस काम से तौबा कर ली थी। वो किसी को भी अब इलायची नहीं देती थी, सबको दुरूद पाक का वजीफा दिया करती थी और इस वजीफे से भी सबकी मुश्किलात ख़त्म होती जा रही थीं। मैंने एक मुनासिब सा रिश्ता देखकर अलीना की शादी कर दी है। शुक्र है कि अब वो अपने घर में बहुत खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है।